ऊंचे लोग। दो आना सवारी पहाड़गंज 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 दो आना सवारी हाँ पहाड़गंज पहाड़गंज। बैठो जी बैठो, बैठ माई बैठ। और चलो मेरे लॉरी, चल चल। तुम्हारे घोड़े का नाम लाहौरी है क्या? नहीं साहब जी, मेरा तांगा है पेशौरी तो मेरा घोड़ा लाहौरी। कहाँ के हो भाई? दिल्ली के तो नहीं दिखते। वक्त के मारे हैं साहब, रिफ्यूजी हैं, बस अब दिल्ली में कमा खा रहे हैं। चलो चल चल लॉरी चल। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और फकीर को बादशाह बना देता है। ऐसी ही एक दास्तां एक टांगा चलाने वाले की भी है। वक्त ने जब करवट ली तो वो टांगे वाला देखते ही देखते मुकद्दर का सिकंदर बन गया और उसकी जिंदगी लोगों के लिए बन गई एक मिसाल। ये दास्तां उन दिनों की है जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर टांगा चलाकर 2 आना सवारी कमाने वाला ये शख्स आज अरबपति बन चुका है। हैरान कर देने वाली कामयाबी की यह कहानी देश के मशहूर उद्योगपति महाशय धर्मपाल जी की है, जो आज देश के बड़े दौलतमंद हैं और 94 साल की उम्र में सेहतमंद भी हैं। इस बड़ी उम्र में भी महाशय धर्मपाल अपनी जिंदगी में तंदुरुस्ती के रंग भर रहे हैं। वहीं किसी एफएमसीजी कंपनी के देश में वो सबसे महंगे सीईओ बन चुके हैं। महज 5वीं क्लास तक की पढ़ाई करने वाले इस शख्स की अपनी एमडीएच कंपनी में 80% हिस्सेदारी है। पिछले साल कंपनी से बतौर सीईओ 21 करोड़ रुपए वेतन पाने वाले धर्मपाल ने सैलरी के मामले में भी नामी कंपनियों के सीईओ को पीछे छोड़ दिया है। देश की दूसरी एफएमसीजी कंपनी गोदरेज कंज्यूमर के आदि गोदरेज, विवेक गंभीर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के संजीव मेहता और आईटीसी के वाईसी देवेश्वर की कमाई से भी धर्मपाल का वेतन ज्यादा है। धर्मपाल की मसाले तैयार करने वाली कंपनी एमडीएच ने इस वित्तीय वर्ष में 15% की बढ़ोतरी के साथ 924 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जिसमें से 213 करोड़ रुपए का कंपनी ने शुद्ध मुनाफा कमाया है। ऊंचे लोग में आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे कभी टांगा चलाने वाले महाशय धर्मपाल बन गए हैं मसालों के किंग। हम अकेले चल दिए थे जान में मंजिल, हम अकेले चल दिए थे जान में मंजिल, लोग मिलने कारवां बनता गया वो शांति शांति बोली। जमीन से आसमान के सफर की यह दास्तां उस दौर में शुरू होती है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। देश को आजाद होने में अभी 24 साल बाकी थे। गुलाम और अविभाजित भारत के सियालकोट में 1923 में धर्मपाल गुलाटी का जन्म हुआ। पाकिस्तान के शहर सियालकोट के मोहल्ला मियानापुरा में महाशय चुन्नीलाल गुलाटी का 5 बेटियों और 3 बेटों का भरा पूरा परिवार रहता था। सियालकोट के बाजार पंसारिया में धर्मपाल के पिता चुन्नीलाल मिर्च मसाले की एक दुकान चलाते थे, जिसका नाम महाशियां दी हट्टी था। और यही महाशियां दी हट्टी आज मसालों की दुनिया में एमडीएच के नाम से एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है। सियालकोट में सबका इतना प्यार था साहब ने, हालांकि प्यार से मिलता था, प्यार से काम करता था। हाँ, स्वाद मेरा ज़िंदगी का अब बहुत लंबी ज़िंदगी भाई घटी मेरी। तो मैं 5वीं क्लास में जब गया स्कूल, पहले तो यार स्कूल चालू तो रोते थे, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। उस समय मैं जब स्कूल बच्चा जाता था
तो माता पिताजी बतासे जिंदगी ले जाए बड़ी सही से बात पढ़ते थे। बस स्कूल में जाना हम रोते थे, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। ऐसा ऐसा माहौल ऐसा बनता गया, बस कुछ चले गए। 7 साल के धर्मपाल का मन पढ़ाई में कम, पतंगबाजी और कबूतरबाजी में ज्यादा रमता था। पढ़ाई से दूर भागने वाले महाशय धर्मपाल को पहलवानी का भी शौक था, लेकिन साथ ही साथ धर्मपाल का बालक मन बड़ा आदमी बनने का ख्वाब भी देखता था। दरअसल उसका यह ख्वाब उसके पिता से बड़े आदमियों की कहानियां सुन सुनकर पैदा हुआ था। धर्मपाल, ओ धर्मपाल, थल्ले आ बेटा। ओ पुत्र सुनदा नहीं, बाबूजी बुला रहे ने। थले आ। क्या बात है बाबूजी? ओ बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। अरे तू चाहता क्या है? अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो दुनिया में बड़ा आदमी कैसे बनेगा? बाबूजी अब तुझसे बताओ मैं की करा? देख बेटा, एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, चाहे राम बनो चाहे रावण, जो भी बनो, पर दुनिया में ऐसा बनो कि लोग तुम्हें याद रखें। बेटा, तू कोई हाथ का काम सीख ले। तू कल से दस्तकारी के काम पर चला जा। लकड़ी का अच्छा कारीगर बन जाएगा तो कल को अच्छा ठेकेदार भी बन सकता है। समझ रहा है ना बेटा? जमाने में जब मैं 5वीं क्लास तक आया तो सवाल जवाब लगे चलने। हमारे पिछले लाली थे, हो गया भाई, so I have twice and I can see the book that is in front of me। बोल दिया। आगे आगे आया नहीं, वो तो मुझे आती यहाँ से दबाया कि मेरा खून जम गया, छिक निकल गई। मैं स्कूल का ध्यान बंद कर दिया। 5वीं क्लास तक मैंने ध्यान दिया ही नहीं है। जब मैं और कुछ बड़ा हुआ स्कूल छोड़ दिया मैंने। बेटा आप क्या करेगा? ये काम कराते बढ़ेगा, लकड़ी का काम, लकड़ी का मकान बनाएगा। मैं 8 महीने मैंने बड़ी का काम किया। धर्मपाल 5वीं क्लास भी पास न कर सका। पिता चुन्नीलाल ने बेटे को हर तरह के कारोबार में खपाने की कोशिश की। कभी धर्मपाल को साबुन की फैक्ट्री में काम पर लगाया तो कभी चावल की फैक्ट्री में। कपड़े से लेकर हार्डवेयर की दुकान तक धर्मपाल ने 15 बरस की उम्र तक कई पापड़ बेले। लेकिन जब धर्मपाल का मन कहीं नहीं रमा तो पिता चुन्नीलाल ने उसे मसालों के अपने पुश्तैनी कारोबार में लगा दिया। पिताजी मैं गाँव से आए थे कि बेटा मेरा अमीर बन जाएगा। कपड़े की दुकान बैठा दिया, छोड़ दिया। बड़े का काम का उसके बाद क्या उसको बोलते हो, हार्डवेयर का काम किया, ये भी लगा छोड़ दिया। भंडारा डब्बा पड़ा, छोड़ दिया। फिर मैं आकर के मुझे आपकी दुकान पे बैठना पड़ा। फिर मैंने 2 पैसे की मेहंदी लगाते। मोहम्मद लोग सब लोग मुसलमान थे, और मेहंदी बहुत लगाते थे। गर्मी के दिन में मैंने पूरी अमान 2 पैसे की रेडी बना ली। कल मैंने यहाँ आने पैदा रंगन गेली मेहंदी बेचने, 2 पैसे की पुड़िया। खैर करते करते आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता गया। ये वो दौर था जब देश में चारों तरफ आजादी का आंदोलन पूरे उफान पर था। इसी बीच 18 बरस के धर्मपाल का लीलावती के साथ विवाह भी करा दिया गया। शादी के बाद नई जिम्मेदारी के एहसास ने धर्मपाल की जिंदगी को अब पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। यही वजह थी कि अब वो मौज मस्ती छोड़कर मसालों के अपने पुश्तैनी धंधे में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। हम पेशावर से मिर्ची लाते थे, अमृतसर से बड़ी हल्दी आती थी। सारा किराने का माल अमृतसर में आता था। बड़ी मंडी थी अमृतसर की। आकर के हम अपने हाथ से मिर्ची कूटते थे, पीसते थे। फिर हमने क्या किया, हल्दी पिसानी,
साथ से दुकान के बारे चक्की लगा की चक्की पीछे डाल दी। तो उन्होंने पहले पुड़िया बांधनी, 1 अन्ने की, 2 अन्ने की, आधा से ऐसे पुड़िया बांध बेचते थे। जिसका माल बढ़िया होता है कहा आहिस्ता आहिस्ता अपने आ जाता है। मैं बड़ा अच्छा हूँ, नहीं मैं अच्छा हूँ, मेरा माल अच्छा हो तो मैं अच्छा बन जाता हूँ। सियालकोट के बाजार पंसारिया में चुन्नीलाल की मसालों की दुकान जम चुकी थी। पूरे सियालकोट में उनके देगी मिर्च की धूम थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो बंटवारे का दर्द चुन्नीलाल के परिवार को भी सहना पड़ा। सियालकोट में जहां चुन्नीलाल का परिवार रहता था, उसके एक तरफ हिंदुओं का मोहल्ला था और दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी थी। जब यह तय हो गया कि सियालकोट पाकिस्तान में ही रहेगा, तो यहां के हिंदू समाज में खलबली मच गई और असुरक्षा की भावना ने चुन्नीलाल को भी सियालकोट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और इस तरह सियालकोट का यह संपन्न परिवार 20 अगस्त 1947 के दिन शरणार्थी बन चुका था। उधर से आवाज आती है, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हर महादेव। श्री महाराज जी पिशावर में हमारे रिश्तेदार थे, लाल बने रिश्तेदार थे, लाल बने थे। काफले वहाँ से आ रहे हैं, ऐसे मारे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं। लड़कियाँ जैसे भेड़ें पकड़ी होती हैं, लोग ले जाए जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान देखा हमने, गाड़ियाँ आ रही हैं, खट के आ रही हैं। इधर से देखा, इधर खट आ रही हैं। भी याद है हमारे गुदाम में हमारे मोहम्मद नहीं साहब थे, बड़े पिते थे बड़े पिताजी, हाँ मसाला भेज रहे थे गुदाम में थे। हमारा सलाम बादशाह जी, अगर हमारे पास छीने तो हमारा हम जाएंगे नहीं, छोड़ दिया। महाशय धर्मपाल बताते हैं कि सियालकोट के रिफ्यूजी कैंप में कुछ ही दिन गुजारने के बाद जब गुलाटी परिवार ने पाकिस्तान से पलायन किया, तो डेरा बाबा नामक बॉर्डर उनके परिवार का पहला पड़ाव बना था और यहीं से पाकिस्तान की सरहद पार करके उन्हें अगले दिन अमृतसर पहुंचना था। अमृतसर में आ गया, पहली गाड़ी हम आए हैं, ठीक आ गए, गाड़ी कट गया। चला 7 सितंबर 1947 चले गए ट्रेन में बैठ के सर परिवार जिससे आ गया, जिससे पाकिस्तान में था, बीच में रावी दरिया था, डेरा बाबा नार था। वहाँ से बड़ी मुश्किल से पार किया, चढ़ते घसीटते आने जाए, घसीटते। बरसात का मौसम तो बरसात ऐसा हो रही थी, मत कुछ यार जरूर आ जाती। लेकिन पलायन की वो रात गुलाटी परिवार पर कयामत की तरह गुजरी थी। रात में जब महाशय धर्मपाल का परिवार सड़क के किनारे सो रहा था, तब एक ट्रक धर्मपाल के चाचा की टांग कुचलता हुआ गुजर गया। महाशय धर्मपाल आज भी उन दिनों को याद करके सहर उठते हैं। मेरे जेब में 1500 रुपया था। मैं, मेरा भाई धर्मवीर बड़ा, मेरा भाई लाला मुर्खा, तीनों आदमी अमृतसर में चल दिए। हम ट्रेन में जब आए, लाशें नशी पड़ी हुई, बरसात हो रही है, और बड़ी मुश्किल से आकर के हम वहाँ सीखे पे आए। सीखे नाम बोल गया मुझे। सीखे में आए वहाँ तो आके लाइन टूटी हुई थी। वो पहले चले, फिर रावल लुधियाने में आ गए, लाइन यार खाली पड़ा हुआ था। वो यार भैया पान एक रात हमें वहाँ ठहरे, सुबह फिर ट्रेन बैठ के दिल्ली आए। अगस्त 1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन यह आजादी अपने साथ मुल्क के बंटवारे का असहनीय दर्द भी लेकर आई थी। देश के विभाजन से लाखों परिवारों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। वक्त का मारा ऐसा ही एक परिवार धर्मपाल का भी था। रोजगार की तलाश में सियालकोट से सैकड़ों मील का सफर तय करके जब धर्मपाल अपने रिश्तेदारों के साथ दिल्ली पहुंचे, तो करोल बाग में अपनी बहन के घर पर ठहरे थे। करोल बाग में ही एक खाली प्लॉट पर कब्जा करके धर्मपाल ने दिल्ली में अपना पहला आशियाना बनाया था। लेकिन अब
रोजगार की चुनौती उनके सामने खड़ी थी। उन दिनों धर्मपाल की जेब में 1500 रुपए ही बाकी बचे थे। पिता से मिले इन 1500 रुपयों में से 650 रुपए का धर्मपाल ने घोड़ा और टांगा खरीद लिया और इस तरह वो बन गया टांगे वाला। कहाँ से आए हो भाई? साहब जी, वतन तो हमारा पीछे छूट गया। बंटवारा होया तो देश बंटने के साथ साथ हमारा कारोबार भी उजड़ गया। वैसे तो हमारा मुल्क सियालकोट है, पर वो तो अब पाकिस्तान में रह गया साहब जी। अब तो बस रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली चले आए। चलो लारी, चल चल उठ। वो चांदी चौक चला गया। कुछ लोग टांगे भेज रहे थे, वैसा मीना तो कितने का? 800 रुपये का। खैर मैं 650 का मैंने टांगा ले लिया। मन में आया काम करेंगे, कहते हैं ना बेकार से कार अच्छी, कुछ तो कहेगा। टांगा ले लिया 650 का। फिर मैं अपने घर पे आया, बड़ी मुश्किल से बाबा टांगा के मुझे पता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता लेकर मैं टांगा बांधा। सुबह उसको घोड़े को मालिश करनी, टांगे मलनी, चुपकाना सुखाना देना। फिर कोचवान लोग, घड़िया लोग, जवान लड़की बैठेगी, गाली और निकाल लेंगे घोड़े को, बुढ़िया बैठेगा और बोल देंगे हमने क्या लेना देना, हम तो दुकानदार थे, व्यापारी आदमी थे, गंदा काम कौन करता, छोड़ दिया। कोचवान धर्मपाल की ये दास्तां सन 1947 की है। धर्मपाल का टांगा उन दिनों दिल्ली के कुतुब रोड पर दौड़ा करता था। यह सिलसिला करीब 2 महीने तक यूं ही चलता रहा और एक दिन अचानक धर्मपाल को यह एहसास हुआ कि टांगा चलाना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन मिर्च मसालों के काम के अलावा उसे कोई दूसरा काम आता भी नहीं था। लिहाजा धर्मपाल और उसके परिवार ने मसालों के अपने पुराने धंधे की तरफ ही कदम बढ़ाने का फैसला कर लिया। मैं पिताजी, बड़ा भाई रोटियां बना भी चले गए। दंगा में अपने नौकर को कह दिया तू ले जा भैया, सामने चलाएगा नहीं, छोड़ दी। वहाँ देखा क्या करेगा, प्राण मार पूछते ही सियालकोट का काम था। फिर हमने अपना कुछ आंखों पर की थी, मैंने वहाँ काम शुरू कर दिया। आज डाल ली, पिसने, बच्चे कूटने, मसाला तैयार करने, खोखा बना लिया। फिर मैंने आजमान रोड के ऊपर लिख दिया मैं मार की चट्टी सियालकोट वाले सिस्टर। हम दालें रखी वहाँ से, किराना रखा, सब दालें भी मसाले भी सब जोड़ दिए। आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू कर दिया हमने। 10 अक्टूबर 1948 में धर्मपाल ने अपना टांगा और घोड़ा बेच दिया और करोल बाग के अजमल खान रोड पर ही एक छोटी सी दुकान यानी खोखा बनवा लिया। सियालकोट की एक बड़ी और भरी पूरी दुकान से उठकर अब धर्मपाल का पूरा परिवार एक छोटे से खोखे में आ पहुंचा था। लेकिन आगे चलकर धर्मपाल ने मिर्च मसालों का जो साम्राज्य स्थापित किया, उसकी नींव इसी छोटे से खोखे पर रखी गई थी। अखबारों में विज्ञापन के जरिए जैसे जैसे लोगों को पता चला कि सियालकोट की देगी मिर्च वाले अब दिल्ली में हैं, तो धर्मपाल का कारोबार तेजी से फैलता चला गया। 60 का दशक आते आते महाशया दी हट्टी करोल बाग में मसालों की एक मशहूर दुकान बन चुकी थी। माल बहुत बढ़िया बनाते, फर्स्ट क्लास। यही बात माल कमाई कम, माल बढ़िया। ऐसा ऐसा काम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। मैंने क्या किया, एक दुकान ली मैंने प्रधान मार्ग में, दुकान नंबर 10 वहाँ बनाई मैंने। क्या मैं खोखा के बदले में कहाँ जाएंगे, वो दुकान बनाने के लिए मैंने जगह ले ली। वो बढ़ गई, काम और बढ़ गया। मैं दुकान खाली पड़ी, मैं दुकान खाली पड़ गई, खड़ा मेल करा मैं, वहाँ दुकान पर मैंने बनाई। महाशय धर्मपाल के परिवार ने छोटी सी पूंजी से कारोबार शुरू तो किया था, लेकिन कारोबार में बरकत के चलते वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दुकान दर दुकान खरीदते चले गए। गुलाटी परिवार ने पाई पाई जोड़कर अपने धंधे को आगे बढ़ाया और मिर्च मसालों की बिक्री जब ज्यादा होने लगी तो उनकी पिसाई का काम घर की बजाय अब पहाड़गंज की मसाला चक्की में होने लगा था।
लेकिन एक दिन जब महाशय धर्मपाल अपने मसालों की जांच करने मसाला चक्की पर पहुंचे तो वहां मसालों में हो रही मिलावट को देखकर सन्ने रह गए थे। राम राम लाला जी, राम राम। अरे राम राम। और लाला जी ठीक ठाक? सब बढ़िया। देखो माल चल रहा है आपका, पिस रहा है माल। ये क्या हो रहा है लाला जी? माल पिस रहा है और क्या हो रहा है? और बाबूलाल जी, इसमें जो ये मिलावट? इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो लाला जी? ये जो है ना माल आपका ही है। माल पसंद नहीं है ना तो कहीं और से पिसवा लो। अगर हो सके तो खुद ही पीस लिया करो फिर। ठीक है लाला जी, अब खुद ही पीस लेंगे। राम राम। कहता बाबूलाल ने मशीन में चना दाल डाल दी हल्दी में। ओहो, बड़ा काम खराब भाई। मैं वहाँ के पहाड़गंज में, बाबूजी आपने ये क्या किया? देखो आप तो बड़े शरीफ आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, पाप किया। दाल चने डाल दी, हल्दी का दाम महंगा था 80 में। जानी मर्जी करो जी, आप काम करो, ऐसे बोला। मैं हाथ जोड़ दिया उनको। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी मूल मंत्र पर अमल करके महाशय धर्मपाल ने भी कामयाबी का एक लंबा सफर तय किया है। दिल्ली के करोल बाग में मसालों की यही वो दुकान है जहां से महाशय धर्मपाल ने अपने कारोबार की शुरुआत की थी। लेकिन साल 1959 उनकी जिंदगी में अग्नि परीक्षा बनकर आया, जब उनको एक अहम फैसला लेना पड़ा। मसालों के अपने पुश्तैनी कारोबार को बचाने और फैलाने के लिए महाशय धर्मपाल ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसमें ईमानदारी की खुशबू भी हो और मुनाफे की मलाई भी। दरअसल महाशय धर्मपाल के इसी एक फैसले ने उनके कारोबार की शक्ल सूरत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कुट कुट और कुट ले। सियालकोट के दिनों में ही मसालों की शुद्धता गुलाटी परिवार के धंधे की बुनियाद थी। यही वजह थी कि धर्मपाल ने अपने मसाले खुद ही पीसने का फैसला किया। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, वो भी उन दिनों में जब बैंक से कर्ज लेने का रिवाज नहीं था। लेकिन महाशय धर्मपाल की यह मुश्किल ही उनकी कामयाबी की वजह बन गई। गुलाटी परिवार ने 1959 में दिल्ली के कीर्ति नगर में मसाला तैयार करने की अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। 93 साल के लंबे सफर के बाद सियालकोट की महाश्यादी हट्टी आज दुनिया भर में MDH के रूप में मसालों का ब्रांड बन चुकी है। मैं सीखा 6 बातें, 6 बातें। ईमानदार बनना, मेहनत करना और मीठा बोलना। कृपा परमपिता परमात्मा की, आशीर्वाद माता पिता का, संसार का, प्यार दुनिया का। आपसे प्यार से चला है, कितना काम बढ़ गया, कितनी फैक्ट्री बढ़ गया। फिर हमने क्या शुरू किया, वहाँ से बाद एक फैक्ट्री में और लगाई राजस्थान में। ऐसा ऐसा हमने दुबई की शुरू किया, लंदन में शुरू की, लंदन में वहाँ कॉन्फ्रेंस की, हर शहर में काम किया। मैं सारे पंजाब में एजेंसी बना दी, सुपर स्टॉक बना दी है। 94 साल की धर्मपाल मसालों की दुनिया में आज बेमिसाल है। उनकी कंपनी सालाना करोड़ों रुपए का कारोबार करती है। लेकिन एक टांगे वाले से अरबपति बनने की उनकी यह अद्भुत कामयाबी 60 सालों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। दौलत के ढेर पर बैठे आज भी महाशय धर्मपाल ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन का पुराना पाठ नहीं भूले हैं। यही वजह है कि आज उनके मसाले दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके लिए उन्होंने देश और विदेश में मसाला फैक्ट्रियों का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। हमारा लंदन में वेयर हाउस है, लंदन में ऑफिस है हमारा।
दुबई में हमारी फैक्ट्री है, शारजा में ऑफिस भी है हमारा, यूएस में भी ऑफिस है। तो एमडीएच के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे वर्ल्ड वाइड है। हमारा मसाला 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जाता है। पूरे यूएस में आपको सभी स्टोर्स पे एमडीएच मसाला मिलेगा। इंडिया में तकरीबन 1000 के करीब डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमारे 40 सुपर स्टॉकिस्ट हैं पूरे इंडिया में और 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और हम लोग हर महीने 6 लाख आउटलेट्स को केटर करते हैं। मेनली हमारी जो मार्केटिंग रहती है, एक तो मैंने आपको बताया क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा हमारा अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, हमारे जो केटरर्स हैं उनसे हमारा डायरेक्ट लिंक रहता है 1 to 1। तीसरा महाशय जी जहाँ भी जाते हैं चलती फिरती एडवर्टीजमेंट है। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार। टेलीविजन पर अपने मसालों के विज्ञापन में नजर आने वाले महाशय धर्मपाल को जमाना पहचानता है, लेकिन उनकी जिंदगी की हकीकत शायद कम ही लोग जानते हैं। महाशय धर्मपाल की उम्र अब 92 साल की हो चुकी है। बावजूद इसके वो आज भी बिना थके, बिना रुके 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। लेकिन उनकी शख्सियत का एक दूसरा पहलू और भी है। दिल्ली के हरिनगर, द्वारका और जनकपुरी के ये वो स्कूल हैं जो महाशय धर्मपाल के ट्रस्ट के जरिए चलाए जाते हैं। डरना नहीं है, ठीक है, कम देखना, पानी ज्यादा पीना, बातें कम करना, पूरा पूरा काम। माता का नमस्कार, नमस्कार सब। जनकपुरी का ये माता चानन देवी अस्पताल भी महाशय धर्मपाल ने अपनी मां की याद में बनवाया है। इस अस्पताल में सभी के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की फीस से लेकर दवाइयों और मरीज के इलाज में भारी रियायत जरूर दी जाती है, जिसका फायदा यहां दूर दूर से लोग आकर उठाते हैं। महाशय जी का जो एक मकसद था ये हॉस्पिटल बनाने का, वो मनी मेकिंग नहीं था। उन्होंने ये हॉस्पिटल सेवा भाव के उद्देश्य से बनाया था। इनिशियली ये स्टार्ट हुआ था जस्ट एक आई हॉस्पिटल, बट उनको था कि मैं सोसाइटी की सेवा करूं, इसलिए उन्होंने ये हॉस्पिटल इतना एक्सपैंड करवाया। हम लोग फ्री बहुत करते हैं, ओपीडी में, आईपीडी में भी बहुत फ्री करते हैं। हमारा बड़ा नॉमिनल हमने फीस रखा हुआ है ओपीडी का, दैट इज़ फॉर द जनरल ओपीडी। कुछ जो पैनल पेशेंट्स आते हैं उनका रेट्स ऑलरेडी पैनल्स ने डिसाइड किया हुआ है। प्राइवेट ओपीडी का स्लॉट एक अलग से चलता है। जनरल ओपीडी में वी चार्ज 100 रुपीज़। स्कूल और अस्पताल से लेकर गौशाला और अनाथ आश्रमों तक महाशय धर्मपाल के सामाजिक कामों की लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 92 साल की उम्र में भी महाशय धर्मपाल संघर्ष के अपने दिनों को भूले नहीं हैं। यही वजह है कि ये जज्बा उनके कामों, उनकी बातों और उनके व्यवहार में आज भी झलकता है। आशा जी, मेरा जो उनके साथ संबंध है तकरीबन काफ़ी साल, 20-25 साल से हो गया है। मैंने ये देखा है कि वो, उनका मोटो यही है कि जो खिलाने में मज़ा है वो खाने में नहीं, ज़िंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। इसी प्रिंसिपल पे वो चलते हैं। और जो भी वो कहते मैं जो कमाता हूँ वो अपने लिए नहीं कमा रहा हूँ। कई बार मैंने कहा माशा ध्यान रखो अपनी सेहत का, जी कोई ऐसी कोई गड़बड़ ना हो। कहते नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे को इतनी दुआएं लोगों की मिलती हैं कि दुआएं मुझे लोग मरने नहीं देंगे। दिल्ली में महाशय धर्मपाल का ये वो आशियाना है जहां जब घड़ी सुबह के 4:30 बजाती है तो उनकी ये कोठी अलार्म की आवाज से गूंज उठती है। और इसी के साथ शुरू हो जाती है महाशय धर्मपाल की थका देने वाली दिनचर्या। आप ये हिसाब लगाओ, आज मेरी एज 91 साल 7 महीने हो गई। 27 मार्च का जन्म होता मेरा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, होगा देखो 7 महीने पर हो गए। तो ये जिंदगी देखो
उस्ताद माँ के ऊपर वो मेरे दांत में जब पड़े चश्मा मैं बढ़ता उतर लगाता हूँ डाल देता हूँ। आप देखें आप देखो मैं आपसे अभी जवान 92 साल की उम्र में भी महाशय धर्मपाल में जवानों वाला जोश बरकरार है। उनकी इस फिटनेस का राज उनके कड़े नियमों, अनुशासित और संयमित जिंदगी में छुपा हुआ है। वो सुबह 4:45 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं और 5:05 पर सैर के लिए घर से निकल पड़ते हैं। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही महाशय धर्मपाल पास के पार्क में सैर के लिए पहुंच जाते हैं। फिर चाहे मौसम सर्दी का हो, गर्मी का या फिर बरसात का, उनकी सैर का यह सिलसिला सालों से इसी तरह चलता आ रहा है। सैर के दौरान ही महाशय धर्मपाल योगा और वर्जिश करने से भी कभी नहीं चूकते हैं। बूढ़ा हो गया तो क्या बूढ़ा हो गया तो जवान यार सैर के बाद जब महाशय धर्मपाल वापस अपने घर लौटते हैं तो सबसे पहले बादाम के तेल से हल्की मालिश करना वो कभी नहीं भूलते। जिंदगी को अपने बनाए नियमों पर सख्ती से चलाने वाले धर्मपाल संतुलित भोजन और संयमित जीवन को ही अपनी फिटनेस का राज बताते हैं। 94 साल की बड़ी उम्र में भी महाशय धर्मपाल जोश से लबरेज नजर आते हैं। उनकी ये कामयाब जिंदगी हर उस शख्स के लिए आज एक जीती जागती मिसाल बन चुकी है जो जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता है। लेकिन महाशय धर्मपाल की जिंदगी से जुड़ा एक सच और भी बाकी है, और वो सच है हवन। दरअसल सुबह काम पर निकलने से पहले महाशय धर्मपाल अपने घर में हवन करना कभी नहीं भूलते हैं। मसालों के कारोबार की तरह हवन का ये काम भी उन्हें उनके पिता चुन्नीलाल से विरासत में मिला है। ओम सदित्यावनाय स्वादित्यावनाय ओम भूर्भुवः स्वनिवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यनेभ्यः स्वाहा। मेरे को भी इस घर में आए हुए 25 साल हो गए हैं, तो मैं शुरू से ही देख रही हूँ उनको टाइम पे उठते हुए और टाइम पे हवन करते हुए। और कभी उन्होंने कभी कहीं जाना भी हो तो तब भी वो अपने नियम से चाहे थोड़ी देर पहले ही हवन करके ज़रूर ही जाते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है उनमें। तो ये शादी से पहले तो मैंने कभी हवन किया भी नहीं था, ये मैंने शादी के बाद ही पिताजी से ही सीखा है। मंत्र भी मैंने उनसे ही सीखे हैं, हवन करना, मंत्र वगैरह सब मैंने उनसे सीखा है। तो बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए। महाशय धर्मपाल की ये कहानी एक जर्रे के आसमान बनने की दास्तान है। 2 आने कमाने वाला एक शख्स कैसे मेहनत करके अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल हैं महाशय धर्मपाल। लेकिन बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले महाशय धर्मपाल ने जिंदगी में उतने ही बड़े सदमे भी सहे हैं। 1992 में जब उनकी पत्नी लीलावती का निधन हुआ तो इसके ठीक 1.5 महीने बाद ही अचानक उनका छोटा बेटा संजीव गुलाटी भी चल बसा। लेकिन यह दोहरा सदमा भी उन्हें अपनी राह से डिगा न सका। दरअसल महाशय धर्मपाल का वो बुलंद हौसला ही है जिसने उन्हें कामयाबी की राह पर हमेशा आगे बढ़ाया है, और उनके मजबूत दिल ने 94 साल की उम्र में आज भी उन्हें जवान बनाए रखा है। जिंदा दिल्ली का नाम है, मुर्दा क्या खाक दिया करते हैं। हम जिंदा रहेंगे आपके प्यार से, हम जिंदा हैं, अब जिंदा है। अच्छा काम कर दो, मरने के बाद इंसान जिंदा हो जाता है। ऊंचे लोग।